नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस गहन चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिससे शायद कई लोग कभी ना कभी जूझते हैं या जिसके बारे में सुनते ज़रूर हैं। चेक बाउंस। जी, बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, हाँ एनआई एक्ट जिसे कहते हैं, उसकी धारा 138 के तहत बचाव की रणनीतियों और कुछ अहम अदालती फैसलों पर रोशनी डालता है। जी। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आम धारणा तो यही है कि अगर किसी का दिया हुआ चेक बाउंस हो गया तो बस मामला पक्का, हाँ, लगता तो यही है। देनदार फंस गया। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? हमारा आज का मकसद है ये जानना कि अगर किसी पर चेक बाउंस का आरोप लगे तो क्या उसके पास मतलब बचाव के कोई रास्ते हैं, और अगर हैं तो वो क्या हैं? ये बहुत अहम सवाल है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये दस्तावेज बताता है कि सिर्फ चेक पर आपके हस्ताक्षर होना या बैंक से उसका वो पैसे की कमी के कारण लौट आना, इनसफिशिएंट फंड्स, हाँ। हाँ वही, तो वो ही आपको दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं है। शिकायत करने वाले को ये भी साबित करना होता है कि वो चेक किसी असली कानूनी तौर पर वसूले जा सकने वाले कर्ज या देनदारी के लिए दिया गया था। बिल्कुल सही। तो चलिए इस कानूनी पहेली की परतों को जरा खोलते हैं। जरूर। देखिए, कानून की मंशा तो बिल्कुल साफ है। चेक जैसे जरूरी वित्तीय साधन की विश्वसनीयता बनी रहे, लोग भरोसा करें। हाँ वो तो है। लेकिन साथ ही ये भी पक्का करना है कि इस कानून का कोई गलत इस्तेमाल ना हो और जिस पर आरोप लगा है उसे अपना पक्ष रखने का मतलब पूरा मौका मिले। धारा 138 एक सख्त कानून है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके बचाव भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं कि क्या वाकई कोई कर्ज था भी या नहीं। दस्तावेज इसे कहता है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देनदारी का अभाव। जी ये क्या बचाव का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है? हाँ, ये बिल्कुल नींव है। आप कह सकते हैं कि धारा 138 का पूरा मामला ही इस पर टिका है कि चेक किसी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देनदारी मतलब लीगली एनफोर्सेबल डेट और लायबिलिटी के लिए दिया गया हो। अच्छा। अगर बचाव पक्ष ये साबित कर दे कि या तो कोई देनदारी थी ही नहीं या थी भी तो ऐसी जिसे कानूनन वसूल नहीं किया जा सकता, तो केस वहीं पर आप समझिए काफी कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, पर ये साबित कैसे होगा? मतलब कहने में तो आसान लग रहा है, पर अदालत में इसे कैसे दिखाया जा सकता है कि कोई कानूनी देनदारी नहीं थी? इसके कई तरीके हैं और अदालती फैसलों ने इन्हें वक्त वक्त पर स्पष्ट भी किया है। एक बहुत आम बचाव है ये दिखाना कि चेक कर्ज चुकाने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि वो एक तरह से सुरक्षा या गारंटी के तौर पर दिया गया था। सुरक्षा या गारंटी जैसे? सोचिए, कई बार लोग भविष्य के किसी सौदे के लिए या किसी काम के लिए सिक्योरिटी के तौर पर साइन किया हुआ खाली चेक दे देते हैं। हाँ हाँ, होता है ऐसा। या बिना तारीख का चेक दे देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पायल मल्होत्रा बनाम सुलेख चंद वाले मामले में इसी बात को माना था। अगर ये साबित हो जाए कि चेक देते समय कोई कर्ज बकाया नहीं था और इसे बाद में गलत तरीके से भरा गया, तो ये धारा 138 के दायरे से बाहर हो सकता है। अच्छा, मतलब चेक दिया तो था पर किसी मौजूदा कर्ज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की किसी बात के लिए। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। और क्या तरीके हैं इस बुनियाद को चुनौती देने के? एक और बहुत आप कह सकती है शक्तिशाली रणनीति है शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर ही सवाल उठा देना। जिसने पैसा दिया उसकी हैसियत पर। जी हाँ, क्या चेक जारी करने वाले व्यक्ति को उधार देने वाले के पास मतलब वाकई उतनी बड़ी रकम उधार देने की हैसियत थी? सुप्रीम कोर्ट ने राजा राम श्री रामुलु नायडू बनाम मरूथाचलम वाले केस में कहा था कि अगर अभियुक्त ये संदेह पैदा कर दे कि शिकायतकर्ता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी रकम उधार दे सके, तो कानून का जो अनुमान है धारा 139 वाला, उसे खारिज किया जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जिसने पैसा दिया है उसकी जेब की गहराई पर सवाल उठाकर भी बचाव हो सकता है। लेकिन ये साबित कैसे होगा? क्या किसी के बैंक खाते वगैरह देखे जा सकते हैं? हाँ, ये थोड़ा पेचीदा जरूर है पर नामुमकिन नहीं। बचाव पक्ष क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह के दौरान शिकायतकर्ता से उसकी आय, उसके टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, इन सब के बारे में सवाल पूछ सकता है। अच्छा।
अगर कोई व्यक्ति खुद मान लीजिए गरीबी रेखा के नीचे है, बीपीएल कैटेगरी में है या बहुत कम आय दिखाता है और फिर लाखों का कर्ज देने का दावा कर रहा है, तो एक संदेह तो पैदा होता है ना। बिल्कुल होता है। के सुब्रमण्यम बनाम दामोदर नायडू वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिना पर कहा था कि भाई जिसकी हैसियत ही नहीं है उसके दावे पर यकीन करना मुश्किल है। कई बार आरटीआई सूचना के अधिकार से भी सरकारी योजनाओं के लाभ वगैरह की जानकारी मिल जाती है, जो आर्थिक स्थिति पर कुछ रोशनी डाल सकती है। हाँ, सही बात है। और एक पहलू है लेन देन की प्रकृति का। अगर चेक किसी अवैध काम के लिए दिया गया हो, जैसे मान लीजिए जुए का कर्ज है या कोई गैर कानूनी सौदा है या हवाला का पैसा है, अच्छा। तो ऐसी देनदारी को कानून लागू नहीं करवाता। तो अगर कर्ज ही अवैध या अप्रवर्तनीय है तो उससे जुड़े चेक बाउंस का मामला टिक नहीं सकता। तो कुल मिलाकर पहला बड़ा बचाव यही है, कर्ज की बुनियाद पे ही सवाल उठाना। जी। क्या ये सिक्योरिटी के लिए था, क्या देने वाले की हैसियत थी, क्या लेन देन कानूनी था। और जैसा कि आपने वो चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक वाले केस का जिक्र किया, जी, हीरा सिंह राजपूत वाला। हाँ, उसमें अगर शिकायतकर्ता यही साबित ना कर पाए कि किस विधिक ऋण के लिए चेक लिया गया था, तो अभियुक्त बरी हो सकता है। बिल्कुल। अर्जुन लाल बनाम राज्य वाले मामले में भी यही हुआ। शिकायतकर्ता 40,000 रुपए का ऋण साबित नहीं कर पाया, हाँ। और बचाव पक्ष की कहानी ज्यादा विश्वसनीय लगी। तो सिर्फ चेक का बाउंस हो जाना काफी नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई देनदारी थी भी, तो क्या चेक बाउंस होते ही मामला बन जाता है? नहीं। आपने कहा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है चेक के अनादरण मतलब डिसऑनर के कारण को चुनौती देना। जी हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? बैंक तो लिख कर देता ना इनसफिशिएंट फंड्स या अकाउंट क्लोज्ड। इसमें क्या चुनौती हो सकती है? देखिए, ज्यादातर मामले इन्हीं कारणों से होते हैं और धारा 138 इन्हीं पर लागू होती है, ये सही है। लेकिन सोचिए, अगर चेक लौटाने का कारण कुछ और हो, जैसे मान लीजिए बैंक की कोई तकनीकी गड़बड़ी थी, या चेक पर रकम और शब्दों में अंतर था, या चेक की तारीख में कोई दिक्कत थी, या सबसे महत्वपूर्ण, अगर चेक पर हस्ताक्षर ही जाली थे। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है। कानपुर बैंक बनाम कानपुर सेल्स कॉरपोरेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जाली हस्ताक्षर की स्थिति में बैंक भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है, और ऐसे में चेक जारी करने वाले पर धारा 138 का केस नहीं बनता। तो इसके लिए फिर फॉरेंसिक जांच वगैरह करवानी पड़ेगी? हाँ, उसके लिए फॉरेंसिक जांच जैसे हस्ताक्षर मिलान की जरूरत पड़ सकती है। तो बैंक का जो रिटर्न मेमो होता है उसे ध्यान से देखना और उसके कारण को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो बैंक की स्लिप पर लिखा कारण पत्थर की लकीर नहीं है, उसकी भी जांच हो सकती है। अब मान ले कर्ज भी था और चेक बाउंस भी सही कारण से हुआ, तब क्या क्या प्रक्रिया मायने रखती है? आपने नोटिस का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, प्रक्रिया तो बहुत ज्यादा मायने रखती है। कानून ने चेक बाउंस के बाद शिकायत दर्ज करने के लिए एक बहुत ही सख्त समय सीमा और प्रक्रिया तय की है। क्या है वो प्रक्रिया? पहला, जैसे ही बैंक से चेक बाउंस होने की सूचना मिले, लेनदार को 30 दिनों के अंदर देनदार को एक लिखित नोटिस भेजना अनिवार्य है। 30 दिन के अंदर? जी, जिसमें वो बकाया रकम चुकाने की मांग करेगा। दूसरा, देनदार को ये नोटिस मिलने के बाद भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय मिलता है। ठीक है, 15 दिन। तीसरा, अगर इन 15 दिनों में भुगतान नहीं होता, तभी लेनदार अगले 30 दिनों के अंदर अदालत में शिकायत दर्ज कर सकता है। अच्छा, तो ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। 30 दिन नोटिस के लिए, फिर 15 दिन जवाब के लिए, फिर 30 दिन शिकायत के लिए। बिल्कुल। और इसमें चूक कहाँ हो सकती है? कई जगहों पर कहाँ? हो सकता है नोटिस 30 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भेजा गया हो, या फिर लेनदार ने 15 दिन इंतजार किए बिना ही केस फाइल कर दिया हो। योगेंद्र प्रताप सिंह बनाम सावित्री पांडे वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा था कि अगर शिकायत 15 दिन की मोहलत दिए बिना दायर की जाती है तो वो समय से पहले मतलब प्रीमेच्योर है और खारिज हो जाएगी। इसके अलावा नोटिस में ही गलतियां हो सकती हैं, जैसे गलत रकम मांग ली, चेक नंबर गलत लिख दिया, या कोई और जरूरी जानकारी नहीं दी। नोटिस सही पते पर भेजा गया और मिला, इसका सबूत जैसे डाक रसीद या ट्रैकिंग रिकॉर्ड वो भी शिकायतकर्ता के पास होना चाहिए। अच्छा। प्रक्रियात्मक चूक जैसे गलत अदालत में केस दायर कर देना या शिकायत के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे ओरिजिनल चेक या बैंक का रिटर्न मेमो ना लगाना, ये सब भी बचाव का आधार बन सकती हैं। वाओ! यानी कानूनी प्रक्रिया का ठीक से पालन न करना भी अभियुक्त के लिए एक बचाव का रास्ता खोल सकता है। ये दिखाता है कि ये तकनीकी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उस कानूनी अनुमान पर जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, धारा 139। ये क्या चीज है और इससे कैसे काटा जा सकता है? हाँ,
धारा 139 ये एक तरह की कानूनी सहूलियत है जो शिकायतकर्ता को मिलती है। ये कहती है कि अदालत ये मानकर चलेगी कि चेक किसी न किसी कर्ज या देनदारी को चुकाने के लिए ही दिया गया था। अच्छा, मतलब अदालत पहले से मान लेगी। हाँ, शुरू में बोझ अभियुक्त पर होता है कि वो साबित करे कि ऐसा नहीं था। तो फिर बचाव कैसे होगा अगर कानून पहले से ही मानकर चल रहा है? यहीं पर समझने वाली बात है। ये अनुमान जो है ये खंडन योग्य है, मतलब रीबटेबल है। इसे गलत साबित किया जा सकता है। अच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभियुक्त को इसे संदेह से परे, मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभियोजन पक्ष को अपराध साबित करने के लिए करना होता है। तो फिर कितना साबित करना है? अभियुक्त को केवल प्रबल संभावना यानी प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के आधार पर अदालत को ये यकीन दिलाना होता है कि उसकी बात ज्यादा संभावित लगती है। इसे तराजू की तरह समझिए। अभियुक्त को बस इतना साबित करना है कि उसका पलड़ा थोड़ा भारी है, मतलब उसकी बात ज्यादा मुमकिन लगती है। ठीक है, तो सिर्फ एक वाजिब शक पैदा करना काफी है, पर कैसे? उन्हीं तरीकों से जिनकी हमने पहले बात की, सबूत पेश करके कि भाई कोई लेन देन हुआ ही नहीं था, या ये दिखाकर कि चेक तो सुरक्षा के लिए दिया गया था, या शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाकर, हाँ, वो सब बातें। या शिकायतकर्ता के अपने बयानों या दस्तावेजों में विरोधाभास, मतलब इनकंसिस्टेंसीज दिखाकर, जैसे कर्ज की तारीख गलत बताई, रकम में फर्क है, गवाहों के बयानों में अंतर है। अगर अभियुक्त इन चीज़ों से अदालत के मन में एक वाजिब शक पैदा कर देता है कि शायद चेक किसी कानूनी देनदारी के लिए नहीं था, तो धारा 139 का अनुमान खारिज हो सकता है। और फिर बोझ वापस शिकायतकर्ता पर चला जाता है कि वो पुख्ता सबूतों से अपनी देनदारी साबित करे। समझ गया। तो अभियुक्त को सिर्फ कहानी पर शक पैदा करना है, न कि खुद को पूरी तरह निर्दोष साबित करना है शुरू में। ये एक बहुत अहम फर्क है। बिल्कुल। अब एक और स्थिति लेते हैं। अगर चेक किसी कंपनी ने जारी किया हो, तो क्या कंपनी का हर डायरेक्टर जिम्मेदार माना जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एनआईए एक्ट में धारा 141 है। ये साफ कहती है कि कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए केवल वही लोग जिम्मेदार माने जाएंगे जो उस समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए वास्तव में जिम्मेदार थे और जिनके पद के कारण वो नियंत्रण रखते थे। अच्छा, वास्तविक जिम्मेदार। जी, सिर्फ डायरेक्टर का पद होना काफी नहीं है। तो फिर जिम्मेदारी कैसे तय होगी? कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं? शिकायतकर्ता को ये साबित करना होगा कि जिस डायरेक्टर पर आरोप लगाया गया है उसकी अपराध के समय, मतलब जब चेक जारी हुआ और बाउंस हुआ, उस समय कंपनी के रोजमर्रा के कामों में सक्रिय भूमिका थी, या अपराध उसकी सहमति, मिलीभगत या लापरवाही से हुआ। अशोक शेव कमरानी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जैसे मामलों में अदालतों ने बार बार ये कहा है कि सिर्फ पदनाम काफी नहीं है, वास्तविक जिम्मेदारी साबित करनी होगी। जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या स्वतंत्र डायरेक्टर जो होते हैं, वो आमतौर पे जिम्मेदार नहीं माने जाते जब तक उनकी सीधी भूमिका साबित ना हो जाए। ये जानना जरूरी है। और एक और जरूरी बात, गजानंद बुरंगा बनाम लक्ष्मी चंद गोयल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, अगर शिकायत में कंपनी या फर्म को ही आरोपी नहीं बनाया गया है और सीधे किसी डायरेक्टर या पार्टनर पर केस कर दिया गया है, तो ऐसी कार्रवाई टिक नहीं सकती। अच्छा, पहले कंपनी को पार्टी बनाना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि अपराध तो मूल रूप से कंपनी ने किया है। ये कंपनी और उनके अधिकारियों के लिए जानना तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इन मुख्य बचाव के अलावा क्या कुछ और भी नुक्ते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? आपने दस्तावेज में कुछ और रणनीतियों का जिक्र देखा था शायद। हाँ, कुछ और विशिष्ट बचाव भी हो सकते हैं जो मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हैं, जैसे समझौता या भुगतान का सबूत। हाँ, अगर अभियुक्त ने नोटिस मिलने के बाद या केस चलने के दौरान पूरी या कुछ राशि चुका दी है और इसका सबूत है, बैंक रसीद है, कोई समझौता पत्र है, तो ये बचाव में मदद कर सकता है। ठीक है। एक और दिलचस्प मामला था प्रेम मोहन गोविला बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वाला। उसमें चेक पर लिखा था 10 लाख रुपए तक वैध। चेक पर ही लिखा था? जी हाँ, लेकिन भरा गया 3 करोड़ का। तो अदालत ने कहा कि भाई जब चेक पर ही सीमा लिखी है तो उससे ज्यादा रकम का दावा कैसे कर सकते हैं? केस खारिज हो गया। अरे वाह। फिर एक राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय याद दिलाता है कि सिर्फ हस्ताक्षर होना दोष का प्रमाण नहीं है। अगर कोई ये साबित कर दे कि उसका चेक खो गया था और उसने पुलिस रिपोर्ट भी की थी या किसी सेवा के बदले एडवांस दिया था जो मिली नहीं, तो सिर्फ हस्ताक्षर के आधार पर सजा नहीं हो सकती।
मूल बात घूम फिरकर वहीं आती है, वैध ऋण का सबूत जरूरी है। तो ये सभी बातें मिलकर दिखाती हैं कि बचाव के कई पहलू हैं, तथ्य हैं, कानून है, प्रक्रिया है, सबूत हैं। अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा आरोप लगता है तो उससे तुरंत क्या करना चाहिए? कुछ व्यवहारिक कदम बता सकती हैं आप? जरूर। सबसे पहले और सबसे जरूरी, घबराए नहीं और तुरंत एक ऐसे वकील से संपर्क करें जिसे एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों का अच्छा अनुभव हो। ये बहुत जरूरी है। हाँ, विशेषज्ञ वकील। दूसरा, मामले से जुड़े सभी दस्तावेज संभाल कर रखें। चेक की कॉपी, बैंक की रसीदें, जो नोटिस मिला है वो, अगर आपने नोटिस का कोई जवाब दिया है तो उसकी कॉपी, लेन देन से जुड़ा कोई भी पत्र व्यवहार और ऐसे सबूत जो आपकी या शिकायतकर्ता की वित्तीय स्थिति पर रोशनी डाल सकें, सब कुछ व्यवस्थित रखें। ठीक है। तीसरा, अगर आपको धारा 138 का नोटिस मिलता है तो 15 दिन के अंदर उसका सोच समझकर लिखित जवाब देना अक्सर फायदेमंद होता है। इसमें आप अपने बचाव के मुख्य बिंदु शुरू में ही रिकॉर्ड पर ला सकते हैं। अच्छा। जवाब देना चाहिए, हाँ। अक्सर बेहतर रहता है। चौथा, अगर आपको लगता है कि शिकायतकर्ता का मामला पहली नजर में ही कानूनन गलत या कमजोर है, जैसे समय सीमा निकल गई या नोटिस ही गलत है, तो आप वकील की सलाह से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में शिकायत रद्द करवाने की याचिका दायर करने पर विचार कर सकती हैं। अच्छा, सीधे हाई कोर्ट। हाँ, अगर मामला बनता है तो। पांचवां, केस ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से प्रभावी जिरा मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर आप उनके दावों में विरोधाभास, लेन देन की सच्चाई और उनकी वित्तीय क्षमता पर सवाल उठा सकती हैं। हाँ, जरा तो अहम है। और आखिरकार, अगर वाकई कोई देनदारी बनती है और मामला लंबा खिंच रहा है तो अदालत के जरिए या बाहर आपसी समझौते की संभावना हमेशा खुली रखनी चाहिए। कई बार ये सबसे व्यवहारिक हल होता है। ये बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बात तो एकदम साफ है कि चेक बाउंस का मामला देखने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। बचाव के लिए सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि मैंने नहीं किया, बल्कि उस कथित कर्ज की कानूनी वैधता, शिकायतकर्ता की अपनी माली हालत, कानून की प्रक्रियात्मक बारीकियों का पालन हुआ है या नहीं और चेक देने का असली मकसद क्या था, इन सब गहराइयों में उतरना पड़ता है। बिल्कुल, कानून यहाँ एक संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ चेक की साख बनाए रखना जरूरी है ताकि व्यापार और लेन देन आसानी से चलें। हाँ। दूसरी तरफ लोगों को झूठे या अनुचित दावों से भी बचाना है। शिकायतकर्ता पर यह साबित करने का जो भार है कि एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद है, ये धारा 138 के मामलों का एक बहुत महत्वपूर्ण पर अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। सही कहा। इन बारीकियों को समझना और सही रणनीति अपनाना ही एक सफल बचाव की कुंजी है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। हमारे समाज में उधार और भरोसे को लेकर जो मान्यताएं हैं, वे इन कानूनी दांव-पेचों ने कैसे झलकती हैं? खासकर वो जो आपने बताया, शिकायतकर्ता की माली हालत साबित करने की जरूरत। जी। उसका भारत में इतने ज्यादा जो अनौपचारिक लेन देन होते हैं, मतलब इनफॉर्मल लेंडिंग, उस पर क्या असर पड़ता होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सभी को थोड़ा विचार करना चाहिए। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। आज की इस जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।